हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक कुमार और आप आ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट बाय अभिषेक कुमार में। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का 8वां लेक्चर करने आए हैं। थर्मोडायनेमिक्स के 8वें लेक्चर में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट इंजन और हीट पंप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम निकाल लीजिए और नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जब बात करिएगा आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा। तो देखिए, जो हम लोग फर्स्ट लॉ में पढ़े उसको एक बार रिकैप करते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स वहाँ से हम उठाएंगे, वो वही सारा चीज़ वहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, वहाँ पे एक उसका कोर कॉन्सेप्ट था। क्या था कोर कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक चीज पे बेस्ड था, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड था वो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जब आप बात करिएगा तो क्या देखिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड था। क्या करते थे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सिस्टम को हीट देते थे और वो हीट वर्क में बदलता था। सिस्टम को हीट देते थे और वो हीट किस में बदलता था? वर्क में बदलता था, है ना। यानी वहां पे हम आपको सिखाए कि हीट को वर्क में और वर्क को हीट में बदल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का समझ लीजिए एक लिमिटेशन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है कि अगर कहीं पे कोई घटना हो रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वो सपोर्ट कर रहा है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या जहां जहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सपोर्ट होगा इस सिस्टम में, क्या वहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा? ये बात, क्या वो प्रोसेस एक्चुअल में पॉसिबल है प्रैक्टिकली? ये सारा चीज आपको सोचना है कि जहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग रहा है, क्या वो प्रोसेस एक्चुअली में होगा, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है? आप ऐसे सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ है, आप इसको रब करिए। आप हाथ को रब करिएगा तो आप वर्क कर रहे हैं और हीट जनरेट हो रहा है। वर्क कर रहे हैं और हीट क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। लेकिन उसका उल्टा सोच के देखिए, इसका उल्टा सोच के देखिए कि हीट से कहीं से हीट दे और आपका हाथ अपने आप ऐसे ऐसे होने लगे। यानी इसका उल्टा सोच के देखिएगा तो हालांकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन कर रहा है, लेकिन ये प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा प्रोसेस है जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट तो करता है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ऐसे सोचिए ना कि ये लीजिए आप, और ये रफ सरफेस है। ये कैसा सरफेस है आपका? रफ सरफेस है। और रफ सरफेस है, ये आपका एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के ऊपर एक थर्मोमीटर लगा दिए, है ना। थर्मोमीटर मतलब समझते हैं ना, टेम्परेचर मेजर करेगा। थर्मोमीटर लगा दिए, दिस इज द थर्मोमीटर, इसमें अपना कैलिब्रेटेड होगा इस तरीके से। थर्मोमीटर लगा दिए, जैसे जैसे ये चलेगा तो चूंकि सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होगा तो गर्म होगा, हीट होगा सिस्टम, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो क्या देखिएगा? टेम्परेचर आपका थर्मोमीटर में बढ़ेगा, ज्यादा रीडिंग होगा। ये बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है भाई, कि अपना एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में बदल रहा है। जो आप वर्क कर रहे हैं वो हीट एनर्जी में बदल रहा है यहाँ पे। लेकिन इसका उल्टा उल्टा सोचिए। उल्टा सोचने का मतलब क्या? कि इधर से इधर जा रहा था तो हीट एनर्जी, हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा था और ये थर्मोमीटर में आपका मरकरी ऊपर चढ़ते जा रहा था। लेकिन इसका उल्टा सोचिए। इसका उल्टा जब आप सोचिएगा तो उल्टा सोचिएगा तो भाई हम इसको इधर लाएंगे तो क्या फिर से ठंडा होते जाएगा, नीचे आते जाएगा? नहीं ना, ऐसा तो संभव नहीं है। मतलब पीछे आना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहा है, वो भी आगे जाना भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है और इसका रिवर्स भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये जो है कि जो टेम्परेचर बढ़ा था उसको हम रिवर्ट कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फिर से टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा वो। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तो सपोर्ट कर रहा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये सारे केस में वायलेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि एग होता है, अंडा, एग को तोड़ दीजिए और उसका जो पार्ट है बीच वाला, उसको आप वाइट पार्ट और वो लेके उसको मिला दीजिए, किसी बर्तन में लेके स्टिर कर दीजिए। तो उसको जब बर्तन में लेकर स्टिर करिएगा, ठीक है, अब आप चाहिएगा कि हम उसका उल्टा सोच के देखिए कि क्या फिर से वो आप उसको उस फॉर्म में ला सकते हैं? येलो वाला पार्ट अलग और वाइट वाला पार्ट अलग नहीं हो सकता ऐसा। ये भी येलो वाला पार्ट अलग और वाइट वाला पार्ट अलग, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी उतना ही रहेगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्या पॉसिबल है? नहीं। तो ये सारा बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया गया, वहां सीधे सीधे बता दिया गया कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। मतलब ये इस बात पे चर्चा किया कि अगर कोई घटना हो रहा है तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कैसे लगाएंगे। लेकिन क्या जहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं वो घटना सही में हो सकता है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है कि नहीं, इसके बारे में कोई भी चर्चा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं किया गया। तो ये सारा बात सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आएगा। इसीलिए जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसको कह सकते हैं ना ये असली लॉ है भाई। असली मतलब समझते हैं, ये नेचर के हिसाब से काम करता है। असली लॉ मतलब क्या? नेचर के अकॉर्डिंग। मतलब क्या? नेचर के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। नेचर के अकॉर्डिंग काम करने का क्या मतलब है इसका? कि जो नेचर में हो रहा है उसी बात को ये बयां करता है। मतलब द फेनोमेनन दैट आर मैनिफेस्टेड इन नेचर, जो नेचर में समाहित है, निहित है, उन्हीं सारे घटनाओं को वर्णन करता है। अलग अलग लोग आए, अलग अलग बात इस लॉ के बारे में कहे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन का अलग स्टेटमेंट है, कार्नोट का अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्लॉजियस का अलग स्टेटमेंट है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से आए और अपना अपना बात बता के गए। तो वो जितना सारा बात बताए वो सब प्रैक्टिकल घटना है। वो सारा क्या है? प्रैक्टिकल घटना है। वो लोग अपने अपने शब्दों में कह के चले गए और उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो घटना आपके पास हो रहा है केवल वही सब पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद ये सारा बात आपको समझना जरूरी था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़े कि हीट दिए तो वर्क बना। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम देखिए, अगर हम वर्क कर रहे हैं तो सारा का सारा वर्क को आप हीट में बदल सकते हैं। जितना भी वर्क किए हैं टोटल वर्क को आप हीट में बदल सकते हैं, लेकिन आप टोटल हीट को वर्क में नहीं बदल सकते। टोटल हीट को वर्क में नहीं बदल सकते। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? स्टेटमेंट कि हम लोग वर्क को हीट में बदल सकते हैं, सारे के सारे वर्क को हीट में बदल सकते हैं, लेकिन सारा हीट को वर्क में बदल नहीं सकते हैं, है ना। तो इसको पहले नोट करिए। तो देखिए अब क्या है, क्या बोले कि जो आपको स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है आपको स्टेटमेंट में? व्हाट यू विल राइट इन द स्टेटमेंट? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट में आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि वी कैन कन्वर्ट ऑल वर्क इनटू हीट। ऑल वर्क इनटू हीट, सारे के सारे वर्क को हीट में बदल सकते हैं, बट कैनॉट कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। ऑल हीट इनटू वर्क, कैनॉट कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। क्या बोले कि हम लोग ऑल वर्क को हीट में बदल सकते हैं, लेकिन ऑल हीट को वर्क में नहीं बदल सकते। सारा का सारा हीट को आप वर्क में नहीं बदल सकते, है ना, लेकिन सारा का सारा वर्क को आप हीट में बदल सकते हैं। ये मेन स्टेटमेंट। इसके बाद जो भी बताया जाएगा, केल्विन का स्टेटमेंट, क्लॉजियस का स्टेटमेंट, प्लांक का स्टेटमेंट, ये सब बात हम लोग करेंगे। तो ये जो आप लिखे ना कि सारे के सारे हीट को हम वर्क में नहीं बदल सकते हैं, इस पे बेस्ड हमारा जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पहला चीज पढ़ना है, दैट इज द हीट इंजन। अब हीट इंजन के माध्यम से हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे कि क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो हीट इंजन। क्या है आपका? हीट इंजन। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये, जो प्रैक्टिकली हो रहा है बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, सब इसी पे बेस्ड है। अभी आप देखेंगे कि हीट इंजन क्या है, कि सबसे पहले तो लिखेंगे हीट इंजन एक डिवाइस है। हीट इंजन इज ए डिवाइस विच पार्शियली कन्वर्ट्स, पार्शियली क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से चल रहा है।
विच पार्शियली, जो क्या करेगा, विच पार्शियली कन्वर्ट्स, जो कि पार्शियली कन्वर्ट करेगा हीट इनटू वर्क, क्योंकि टोटली वो हीट को वर्क में नहीं बदल सकता है, वो पार्शियली हीट को वर्क में बदलेगा। पार्शियली क्या करेगा, हीट को वर्क में बदलेगा। तो कोई पूछेगा व्हाट इज हीट इंजन, तो कहेंगे हीट इंजन इज अ डिवाइस विच पार्शियली कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, जो कि पार्शियली हीट को किस में बदल देगा, वर्क में बदल देगा। तो ये हीट इंजन का बात हो गया। अब ये बेस्ड किस पे है भाई, इस फेनोमेनन पे बेस्ड है, जो हम लिखे ऊपर स्टेटमेंट उसी पे ये बेस्ड डिवाइस है। तो जब पार्शियली हीट वर्क में बदलेगा तो कैसे, ये कैसे संभव है, तो इसका देखिए, इसका ब्लॉक डायग्राम अगर आप बनाइएगा तो इसके ब्लॉक डायग्राम में देखिए क्या होता है। यहां पे होता है सोर्स, ध्यान देना है, यहां पे क्या होता है, सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर हम मान लिए T1 और किसी किसी बुक में TH कह सकते हैं, हाइयर टेम्परेचर, है ना। सोर्स को कहा जाता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर कह सकते हैं। ये कनेक्टेड होता है हमारा इंजन से, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा कनेक्टेड होता है इंजन से, यही हमारा हीट इंजन है, यही हमारा क्या है, हीट इंजन। दिस इज आवर हीट इंजन, ये हमारा हीट इंजन है। और इससे कनेक्टेड होता है सिंक, ये ब्लॉक डायग्राम है। सिंक का टेम्परेचर हम क्या मान लेते हैं, T2 और TL, ये सिंक का टेम्परेचर T2 और TL, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा ना कि सोर्स इज एट हाइयर टेम्परेचर, सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर। ये दो बॉडी यूज किए हैं, हीट इंजन उसके बीच में ऑपरेट हो रहा है, मतलब कह सकते हैं हीट इंजन दो टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में ऑपरेट हो रहा है। तो क्या होगा कि जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे है यानी सोर्स, ये हीट देगा, Q1 हीट दिया, दिस इज द इनपुट हीट। और ये जब हीट इंजन के पास जाएगा तो हीट इंजन इस हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो हीट इंजन जब इस हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा तो यहां से वर्क मिल गया हमको W, हीट किस में बदल गया, वर्क में। लेकिन क्या ये सारा हीट वर्क में बदलेगा, ये ध्यान से देखिएगा, ये सारा हीट वर्क में बदलेगा, और नहीं तो अगर ये सारा हीट वर्क में बदलता, अब ये समझिए कि ये घटना क्यों नहीं होता है। तो क्या सारा हीट वर्क में बदलेगा, तो सारा हीट अगर वर्क में बदलना होता तो दुनिया में जहां भी हीट था वो लेते और उसको वर्क में बदल देते, लेते और वर्क में बदल देते। कोई भी फ्यूल उल का जरूरत नहीं पड़ता, बिना बाइक बिना फ्यूल के चल जाता, समझ रहे हैं बात को, जनरेटर बिना फ्यूल के चल जाता, कहीं से भी हीट एक्सट्रैक्ट करते और उसको हीट इंजन की मदद से वर्क में बदल देते। तो कहीं ना कहीं ये जो सिंक आया इसका बहुत बड़ा रोल है नेचर में। विदाउट सिंक वी कैन नॉट ऑपरेट एनी हीट इंजन। प्रैक्टिकली हम लोग सिंक के बिना कोई हीट इंजन बना ही नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा संभव ही नहीं है। तो बिना सिंक के कुछ नहीं हो सकता है। सिंक अगर नहीं है तो वो सेकेंड लॉ ऑफ नेचर को वायलेट कर रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, नेचर का लॉ है, नेचर को वायलेट कर रहा है, क्योंकि सारा हीट वर्क में तो बदलेगा नहीं। तो कहिएगा कि जब हम Q1 हीट दिए तो W वर्क हुआ, तो कुछ हीट Q2 जो है आपका रिजेक्ट हुआ, दिस इज द रिजेक्टेड हीट। जब क्वेश्चन आएगा ना तो Q1 क्या है, Q1 इज इनपुट हीट, Q1 आपका इनपुट हीट है, और Q2 क्या है, रिजेक्टेड हीट, जो कि सिंक के पास गया, रिजेक्टेड हीट। Q1 आपका रिजेक्टेड हीट है जो सिंक के पास गया। तो कहिएगा हम Q1 हीट दिए, दिस इज आवर इनपुट, और ये दो पार्ट में बट गया है भाई, किस में, W और प्लस Q2, W प्लस Q2 कह सकते ना। Q1 दिए, कुछ हीट से वर्क हुआ इनपुट से, और कुछ रिजेक्ट हो गया, समझ रहे बात को, कुछ वेस्टेज के रूप में निकल गया जो सिंक के पास गया। सिंक इज एट लोअर टेम्परेचर। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर है, इनपुट हीट और माइनस जो रिजेक्ट हो चुका है, यानी दिस वर्क डन इज Q1 माइनस Q2, दिस वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। तो यही वर्क वो है जो कि पार्शियली ये दिया गया हीट पार्शियली वर्क में बदला है। W बराबर Q1 नहीं लिख रहे हैं, Q1 माइनस Q2 मतलब Q2 से कम। Q2 कहां गया है, सिंक में रिजेक्ट हुआ है। कि कहीं से भी अगर हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारे हीट को हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट भी है, क्या कि हम लोग कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसमें सारा का सारा दिया गया हीट
वर्क में बदल जाए। अगर सारा का सारा दिया गया हीट वर्क में बदल जाएगा तो क्या होगा, जानेंगे, इसको नोट करिए पहले। देखिए तो क्या बोले हम कि ये जो आपका Q1 दिए आप और वर्क हुआ, तो ये इनपुट हीट और ये वर्क डन है, ये रिजेक्टेड हीट, इसको आउटपुट हीट नहीं कहेंगे, रिजेक्टेड। आउटपुट के रूप में तो आपको वर्क मिल रहा है, दिस इज द आउटपुट वर्क। इनपुट इज हीट एंड आउटपुट इज वर्क एंड रिजेक्टेड इज हीट। तो आप वर्क डन बराबर क्या लिख दिए, Q1 माइनस Q2। तो इसके बाद एक टर्म आता है, इसके बाद एक टर्म क्या आता है, इफिशियंसी। इफिशियंसी जिसको हम लोग ईटा से लिखते हैं, ईटा है ना, एन को ऐसे करके ये। तो ये एफिशिएंसी क्या चीज है भाई, तो किसी भी इंजन का वो क्षमता जिसमें वो हीट को वर्क में बदलता है। तो ये जितना ज्यादा हीट को वर्क में बदलेगा उतना ज्यादा इसका एफिशिएंसी होगा। अगर सारा का सारा हीट को वर्क में बदल दिया तो एफिशिएंसी 100%, और जैसे ही एफिशिएंसी 100% हुआ तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो नेचर का लॉ है वो वायलेट हो जाएगा। क्यों वायलेट होगा, क्योंकि सारा का सारा हीट तो वर्क में बदल नहीं सकता है, इसलिए प्रैक्टिकली इफिशियंसी हमेशा 100% से कम होगा। ठीक है, यानी कोई भी आप हीट इंजन ऐसा नहीं बना सकते जिसका इफिशियंसी 100% हो। यही केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल। देखिएगा लिखा रहता है बुक्स में, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक एनी प्रैक्टिकल हीट इंजन हुज इफिशियंसी 100%। मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। सारे के सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाना इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये आपका इफिशियंसी है। तो क्या होता है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी इज डिफाइंड एज, इफिशियंसी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इफिशियंसी जो ईटा है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो इफिशियंसी डिफाइन किया जाता है वर्क डन पर यूनिट इनपुट हीट। पर यूनिट इनपुट हीट कितना वर्क डन हो रहा है, ये पर यूनिट हीट जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतना ज्यादा इफिशियंसी होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन और बटा इनपुट हीट क्या हो गया, Q1। तो वर्क डन किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 और बटा Q1। तो यहां से आप क्या लिख दीजिएगा, ईटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 माइनस Q2 बटा Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई क्या हो गया, Q1। तो ये हो गया आपका क्या, हीट इंजन का इफिशियंसी। और ध्यान, ये आप समझ गए होंगे। अब इस फोटो को हम मिटा रहे हैं, इसको तो नोट भी कर चुके होंगे। अब आप देखिए कैसे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए देखिए तो क्या है ना, जैसे आप ये मान लीजिए कि अगर Q2 0 है, सोचिए ना, आप सिचुएशन पे बात करिए, सिचुएशन वन में अगर Q2 0 है, Q2 0 मतलब क्या, हीट रिजेक्ट नहीं हुआ है। हीट रिजेक्ट नहीं हुआ है मतलब क्या, नो यूज ऑफ सिंक, सिंक का कोई भी यूज नहीं हुआ है, नो यूज ऑफ सिंक, सिंक का कोई काम ही नहीं है, हीट रिजेक्ट ही नहीं हुआ, सारा का सारा ही मतलब इफिशियंसी 1 हो गया। यहाँ पे परसेंटेज इफिशियंसी पूछेगा ना, तो बस 1 तो करते ही हम लोग, 1 माइनस Q2 बटा Q1 और इंटू 100%। तो इफिशियंसी 1 और परसेंटेज इफिशियंसी क्या, 100%। ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई, ये बात जो हम कह रहे हैं। क्योंकि जब सिंक का यूज ही नहीं होगा तो जो भी हीट आएगा सोर्स से जो भी हीट आया वो सारा का सारा हीट गया इंजन में, हीट इंजन और सब वर्क में बदल गया। तो ये प्रैक्टिकली संभव है, बताइए क्यों नहीं, पूछेगा ना कि क्यों नहीं सारा का सारा हीट वर्क में बदलेगा। तो इसका मतलब कि कहीं भी एक सोर्स के रूप में हीट एनर्जी मौजूद होगा, उसको लेके हम वर्क में बदल लेंगे। अगर हमको बाइक चलाना है तो कहीं पे सोर्स के रूप में हीट मौजूद है, वहां पे बाइक को ले गए, हीट एनर्जी रिसीव की और बाइक चलने लगा उससे। तो ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव नहीं है। हर हाल में वहां इस तरह का सिस्टम मौजूद है कि जैसे बाइक है, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स हीट देता है। कैसे हीट देता है, जितना भी आपके पास, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे आप 12th क्लास में, तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, हीट एनर्जी देता है, और वो हीट एनर्जी क्या करता है, मैकेनिकल वर्क में बदल टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन को क्या करता है, घुमाता है। तो हीट एनर्जी वर्क में बदलता है वहां पे, लेकिन सारा का सारा हीट वहां भी वर्क में नहीं बदलता है,
वहां भी कुछ हीट वेस्ट होता है, वहां भी कुछ हीट क्या होता है, कोई भी ऐसा आप इंजन बना ही नहीं सकते हैं जिसमें कि आप 100% हीट को यूज करिए। बार बार यही बात बोला जा रहा है, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो यहाँ पे सिंक का कोई काम ही नहीं है, तो ये प्रैक्टिकली ऐसा कोई सिस्टम पॉसिबल नहीं है कि सिंगल बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करके और हम वर्क कर लें, है ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम सिंगल बॉडी एंड यूटिलाइज इट कंप्लीटली इनटू वर्क, यानी सिंगल बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करके उसको कंप्लीटली वर्क में हम बदल दें, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये सिचुएशन 1 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए, अब बात करिएगा सिचुएशन 2 का। तो सिचुएशन 2 का जब आप बात करिएगा, तो सिचुएशन 2 का बात करिएगा तो क्या होगा, सिचुएशन 2 का बात करिएगा तो Q2 जीरो नहीं होगा, और Q2 जीरो नहीं होगा मतलब समझ रहे, ये जीरो नहीं होगा तो Q2 हमेशा Q1 से छोटा होगा, क्योंकि ये रिजेक्टेड हीट है, इनपुट हीट से तो छोटा ही होना है, क्योंकि वर्क में भी बदला है, तो हमेशा वो क्या होगा, छोटा। तो ये छोटा और ये बड़ा, तो छोटा डिवाइडेड बटा बड़ा, तो यानी जो आपका टर्म है Q2 बटा Q1 वो 1 से छोटा होगा, ये वाला टर्म 1 से छोटा होगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये वाला टर्म 1 से छोटा होगा। और 1 माइनस 1 से छोटा, 1 माइनस 0.2 0.8 कुछ भी, तो 1 माइनस 1 से छोटा मतलब इफिशियंसी लेस देन 1, है ना, या फिर परसेंटेज इफिशियंसी इज लेस देन 100%। सही बात है, ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली ये केस पॉसिबल है आपके जीवन में, सारा गाड़ी मोटर इसी पे चल रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये केस प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये केस पॉसिबल है, और यहीं से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, वो निकल के आता है। क्या है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्या है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट हमारा, लिखेंगे, ये सारा पढ़ के हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए, क्या है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, कि जो सिचुएशन 1 था वो पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन 2 पॉसिबल था, तो वो नहीं लिखेंगे कि सिचुएशन, क्या लिखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ हीट इंजन, हीट इंजन, एक हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है, विच हैज इफिशियंसी इक्वल टू 100%, जिसका इफिशियंसी 100% हो, यह बनाना संभव नहीं, ठीक है। दैट इज, फिर से वही बात घूम फिर के आ गया, वी कैनॉट कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क, हम लोग सारे हीट को वर्क में नहीं बदल सकते हैं भाई मेरे। तो ये बात था, तो ये केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है, तो इस पे बेस्ड हमारा हीट इंजन है, और इस पे बेस्ड हमारा नेचर है। नेचर में हम लोग कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते हैं जिसका कि इफिशियंसी क्या हो जाए, आपका 100% हो जाए, हमेशा इफिशियंसी इज लेस देन 100%, इफिशियंसी लेस देन 100%, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट। अब केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद अब हम लोगों को सोचना यह है कि जो हीट इंजन है उसमें क्या घटना घटता है कि जो है आपका हम जो हीट देते हैं वो वर्क में बदल जाता है। तो उसके लिए कार्नोट साइकिल आपको देखना पड़ेगा, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके अंदर। उस हीट इंजन के अंदर एक फ्यूल है, अगर हम बाइक है हमारे पास, कार है हमारे पास, जनरेटर है हमारे पास, उसके अंदर एक फ्यूल है, दैट इज द वर्किंग सब्सटेंस। वो क्या करता है, हीट एनर्जी जनरेट करता है। वही इंजन का काम क्या है, वही हीट एनर्जी क्या करता है, जैसे कि अगर हम पहले ज़माने में स्कूटर हुआ करता था, अभी भी बाइक है, सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, एक स्पार्क जनरेट होता होगा, और वो क्या करता है, पेट्रोल बर्निंग ऑफ फ्यूल में काम आता है, और वहाँ से एनर्जी हम लोगों को क्या होता है, मिलते चला जाता है। तो अब हम बात करेंगे हीट इंजन के अंतर्गत जो कार्नोट साइकिल आता है उसके बारे में, नोट करिए इसको। तो अब बारी है हीट इंजन, जो हम लोग अभी पढ़े उसमें हम लोग सिर्फ देखें कि हीट इंजन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक एप्लीकेशन है, उससे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एप्लीकेट किए। अब है हीट इंजन के गहराइयों में उतरने का, कि जब हीट इंजन के गहराइयों में उतरेंगे तो खूबसूरती को देखेंगे, ठीक है। तो हीट इंजन के गहराइयों में उतर जाते हैं, कैसे उतरते हैं जो देखिए,
अगर आपसे हीट इंजन का बात करेगा तो कहिएगा कि एक सिंपल हीट इंजन क्या है, तो कहिएगा अ सिंपल हीट इंजन जो है आपका एक थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड, एक थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड। ठीक है, थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड है। किसका साइक्लिक प्रोसेस? वर्किंग सब्सटेंस का साइक्लिक प्रोसेस। समझ रहे हैं बात को? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अ सिंपल हीट इंजन, अ सिंपल हीट इंजन, अ सिंपल हीट इंजन इज अ थर्मोडायनेमिक डिवाइस। एक सिंपल हीट इंजन क्या है आपका? थर्मोडायनेमिक डिवाइस है। सिंपल हीट इंजन क्या है आपका? एक थर्मोडायनेमिक डिवाइस है। ठीक है, विच अंडरगोज, जो कि क्या करता है? विच अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, विच अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ, विच अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ क्या? फ्यूल और वर्किंग सब्सटेंस, फ्यूल और वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस और फ्यूल जो होता है उसके अंदर साइक्लिक प्रोसेस में जाता है और हमको वर्क मिलता है। जैसे अगर आपको सिंपली दिखाना होगा ना तो आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पीवी डायग्राम, ऐसे समझिए कि आपके पास क्या है? एक पीवी डायग्राम है ना, ये पी है और ये क्या है? वी। ये एक पीवी डायग्राम हम बना दिए। इस पीवी डायग्राम में क्या है कि इस तरीके का घटना समझ सकते हैं कि ये ऐसे गया ए से बी पे और ये बी से सी पे आ गया, बी से सॉरी ए से बी पे गया और बी से ए पे आ गया। दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हीट इनपुट हो रहा होगा, Q1 हीट मान लीजिए, ये क्या है आपका? इनपुट हीट, और इधर से हीट निकल गया, रिजेक्टेड हीट, क्योंकि दोनों काम होगा। ये प्रकृति का नियम है, खाली इनपुट होके और वर्क नहीं हो सकता है। तो वर्क डन कहां से आएगा? व्हाट इज द वर्क डन? तो ये जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या देगा? एरिया अंडर ग्राफ आपको क्या देगा? वर्क डन। ये सिंपल बात बता रहे हैं, अभी हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। एरिया अंडर ग्राफ क्या बताएगा? वर्क डन, जो कि हम किसके बराबर देखते हैं भाई? Q1 माइनस Q2 के बराबर। ये इस पीवी डायग्राम का जो एरिया अंडर ग्राफ है वो आपको वर्क डन बता देगा। तो सिंपल हीट इंजन ऐसा ही एक डिवाइस है जिसके अंदर जो फ्यूल है और जो वर्किंग सब्सटेंस एक थर्मोडायनेमिक एक आपका साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होते हुए वर्क करता है, जो आप देखते हैं। तो एक्चुअली में ये सिंपल बात बताएगा, लेकिन और भी जब आगे बढ़ेंगे तो अभी हम आपको बताएंगे सब जो देख रहे हैं, ए से बी पे गया, बी से ए पे गया, ये सब स्ट्रोक कहलाता है। स्ट्रोक एक कॉमन वर्ड है, सुनते होंगे 4 स्ट्रोक इंजन, 3 स्ट्रोक इंजन, तो वो क्या है? तो स्ट्रोक मतलब जो वो स्टेप फॉलो करता है वो स्ट्रोक है। ए से बी पे गया, ये स्ट्रोक है, बी से ए पे आया, दिस इज द स्ट्रोक, है ना। तो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, 3 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो अभी पढ़ेंगे, जो स्टैंडर्ड कार्नोट इंजन है, जो स्टैंडर्ड हीट इंजन है, वो कार्नोट साइकिल, ये जो साइकिल, इस तरह के साइकिल को कार्नोट साइकिल कह सकते हैं हम लोग। तो वो कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है। तो क्या होता है कार्नोट साइकिल, इस पे चर्चा करेंगे अभी हम, पहले इसको नोट कर डालिए। देखिए, तो अब हम बात करेंगे जो हीट इंजन है उसके अंदर जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो किस तरीके से वर्क करके वर्क डन प्रोड्यूस करता है हीट से। ये जनरल डायग्राम बनाया गया है। ये TH और ये TL है, ये हायर टेम्परेचर और ये क्या? लोअर टेम्परेचर। तो क्या हो गया, ये हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, और ये क्या? ये सोर्स है, ये सिंक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल वेसल है, उसके अंदर ये गैस लिया गया। गैस मतलब क्या? दिस इज द वर्किंग सब्सटेंस। ये वर्किंग सब्सटेंस है जिसको हम फ्यूल भी कहते हैं, वर्किंग सब्सटेंस या फ्यूल। तो और ये मूवेबल पिस्टन से, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है आपका? ये मूवेबल पिस्टन, दिस इज मूवेबल पिस्टन, ये मूवेबल पिस्टन है। और मूवेबल पिस्टन से ये रॉड है, मूवेबल रॉड, यहाँ पे ज्वाइंट है, इस तरीके से जैसे हमारा हाथ मूव करता है ऐसे ये मूव कर सकता है। और ये व्हील है, चक्का, चक्का 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 दुनिया का घूमे वो वाला चक्का, है ना। तो और ये आपका क्या है? हीट। तो ये क्या होगा, इसको हीट मिलेगा कहां से? ये Q1 इनपुट हीट है जिसपे हम लोग बात कर चुके हैं अभी, इनपुट हीट है। ये हीट इससे लेगा हॉट रिजर्वायर से और रिजेक्ट किसको करेगा? सिंक को, मतलब कोल्ड रिजर्वायर को, Q2। दिस इज रिजेक्टेड हीट। ये क्या होगा आपका? रिजेक्टेड हीट होगा। ये घटना घटता है।
तो इस घटना में क्या क्या होता है, तो इसको 4 स्टेप में बांटा गया है। कितना स्टेप में बांटा गया है? 4 स्टेप में। कैसे बांटा गया 4 स्टेप में, जो देखिए, तो स्टेप वन में क्या है आपका, देखिए स्टेप वन में क्या है, हम ग्राफ बनाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग। अभी ग्राफ मिटाते हैं, हम ग्राफ हम बनाएंगे अभी आपके लिए एक एक स्टेप। स्टेप वन में ग्राफ का ए पॉइंट हम दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है ग्राफ का, ठीक है, ये ग्राफ का क्या है, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे क्या है, जो आपका सिलिंड्रिकल पिस्टन है, ए पॉइंट पे इसको हॉट रिजर्वायर के कांटेक्ट में रखते हैं। तो जब इसको हॉट रिजर्वायर के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस गैस को हीट मिलेगा, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब इसको हीट मिलेगा तो ये गैस एक्सपैंड करेगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट मिल रहा है, वो एक्सपैंड कर रहा है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का एक प्रकार है। ये क्या है आपका, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो इसको जब हीट मिलेगा तो ये एक्सपैंड, पिस्टन मूव करना चालू करेगा। पिस्टन क्या होगा, मूव करना चालू करेगा। तो पिस्टन जब मूव करना चालू करेगा यानी गैस एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होते होते क्या करेंगे, जब ये बी पे पहुंचेगा, तो बी क्या है, तो सबसे पहले हमको आइसोथर्मली इस गैस को एक्सपैंड कराना है। तो पीवी डायग्राम में हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखिए, ये ए से बी पे पहुंच गया। जैसे ही वो बी पे पहुंचा, देखिए यहां पे ये एरो बनाते हैं, ये हमारा वॉल्यूम है V1, ठीक है, और ये वॉल्यूम क्या है भाई, V2। जैसे ही वो ए से बी पे पहुंच गया, ए से कहां पहुंच गया, बी पे, तो ए से बी पे जब वो पहुंचा तो हम क्या किए, उसका संपर्क हटा दिए, अलग करके रख दिए। अलग करके रखे तो अब उसको क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज कर सकता है। यहां पे तो इसके कांटेक्ट में था तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब टेम्परेचर घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हीट कांस्टेंट हो चुका है, अब हीट इसको मिलेगा नहीं। तो हीट जब नहीं मिलेगा तो ये गैस जो वर्क डन करेगा किस पे, पिस्टन पे, तो गैस एक्सपैंड करेगा। तो गैस जब एक्सपैंड करेगा तो ठंडा होगा, एक्सपेंशन काउज कूलिंग। तो एक्सपैंड करेगा, तो जब देखिए, जब ये एक्सपैंड करेगा तो पिस्टन इधर मूव करेगा, पिस्टन इधर मूव करेगा तो व्हील घूमेगा, व्हील ऐसे रोटेट करेगा। व्हील क्या हो गया, इस तरीके से, देखिए ऐसे गया, ये पहले सीधा था, ऐसे समझिए, ऐसे सीधा था, ये इस तरीके से ऐसे सीधा था, जब ऐसे, और जब क्या हो गया, ऐसे चक्का अटैच है, जैसे ही आगे बढ़ा चक्का ऐसे क्या होगा, घूम जाएगा। ऐसे क्या होगा, चक्का घूम गया। तो जब ये घूम गया ऐसे, तो घूमते घूम क्या होगा, जब इस पे वर्क होगा तो ये आगे बढ़ेगा, चक्का घूमेगा। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब ये अपने राइट मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, राइट मोस्ट है ना, राइट मोस्ट पोजीशन पे, मतलब सबसे ज्यादा वॉल्यूम, उससे ज्यादा वो नहीं खिसक सकता, मतलब बस यहाँ इसके आगे वो नहीं खिसकेगा। तो इसके आगे जब वो नहीं खिसकेगा तो उस समय सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा, जो आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, देखिए ये वाला फोटो। तो राइट मोस्ट पे जैसे ही पहुंचा, इसको फटाक से यहाँ के कांटेक्ट में रख दिए लोअर टेम्परेचर में, तो ए से बी पे आ गए। अब बी से सी में ये प्रोसेस, मतलब ये था, बी से सी में आते आते ऐसे हो गया सीधा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वहां पे है। तो यहां पे भी एक्सपैंड किया है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो सारा का सारा जो है आपका क्या होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ही है लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं है, कांस्टेंट हीट है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो देखिए ये यहां से ऐसे आगे बढ़ेगा इस तरीके से, बी से कहां पहुंच गया, ये सी पे, देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहां पे है, इसको हम V3 कहते हैं। बी से कहां पहुंच गया, वो सी पे। दोनों एक्सपेंशन को बता रहा है, ए बी आइसोथर्मल और बी सी किसको, एडियाबैटिक। जैसे ही वो सी पे पहुंचा, उसको हम लोअर टेम्परेचर वाले रिजर्वायर के संपर्क में रख दिए, और जैसे ही उसको लोअर टेम्परेचर वाले रिजर्वायर के संपर्क में रखे तो क्या हो गया, चक्का रुकेगा नहीं। अब चक्का अपना कमाल, चक्का के इनर्शिया के कारण वो क्या होगा, रोटेट करेगा। इनर्शिया के कारण क्या होगा, वो रोटेट करेगा। जब इनर्शिया के कारण वो ऐसे रोटेट करेगा, इनर्शिया के कारण वो रोटेट करेगा, तो ये धक्का अब इसको मिलेगा, और इसको जब धक्का मिलेगा तो ये क्या होगा, इसको जब धक्का मिलेगा तो गैस दबेगा। अब गैस पर वर्क होगा, तो जब गैस पर वर्क होगा, अभी तो ये लोअर टेम्परेचर पर है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखे हैं, और गैस पर वर्क हो रहा है तो गैस कॉम्प्रेस होगा, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस कॉम्प्रेस हो रहा है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब गैस कॉम्प्रेस होगा इस केस में, तो वो कौन सा एक्सपेंशन होगा, सॉरी कॉम्प्रेशन होगा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन।
तो ये जो आप देख रहे हैं सी से डी में आएगा, तो ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। सी से कहां पहुंचेगा वो, देखिए सी से पहुंचेगा डी में, सी से कहां पहुंचेगा वो, डी में। तो सी से पहुंच गया वो डी में, तो ये हुआ क्या, लेकिन अभी भी वो वहां पे नहीं पहुंचा है जहां पे उसका इनिशियल पोजीशन था, और डी पे पहुंच गया, और डी पे पहुंच के फिर से उसका संपर्क हम हटा दिए। देखिए जैसे ही वो पहुंचा डी पे, उसका फिर से संपर्क हटा दिए लोअर वाले से। व्हील अभी भी नहीं रुका है, व्हील अभी भी मुड़ते रहेगा। देखिए व्हील घूमते घूमते ऐसे उल्टा हो गया, अभी उसको और दबाएगा, ये क्या होगा, ऐसे दबेगा। तो जब ये ऐसे दबेगा तो एकदम मिनिमम वॉल्यूम कंडीशन पे पहुंचेगा, वहां पहुंच जाएगा जहां वो चला था। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है। तो देखिए ये पहला स्टेप को बता रहा है, ये दूसरा को बता रहा है, ये आपका क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये किसको बता रहा है, तीसरा को बता रहा है, और ये चौथा को बता रहा है। यही 4 स्ट्रोक है, और ये जो साइकिल, इसको कार्नोट साइकिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, कार्नोट साइकिल। तो कोई इस कार्नोट साइकिल में कहेगा तो कार्नोट साइकिल का कितना स्ट्रोक है आपका, 4 स्ट्रोक। कार्नोट साइकिल का 4 स्ट्रोक है भाई। कौन कौन सा 4 स्ट्रोक है कार्नोट साइकिल का, जो पहला स्ट्रोक है ए बी, वो ए बी का क्या नाम है, ए बी का नाम है आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर टीएच पे गैस एक्सपैंड कर रहा है ना। अब गैस एक्सपैंड जब कर रहा था, जब वो बी पे पहुंचा, फिर से हम कहानी बोल रहे हैं, जब वो बी पे पहुंचा तो बी से सी का रास्ता हो गया एक्सपेंशन ही, लेकिन एडियाबैटिक। क्यों, क्योंकि अब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको हम रिजर्वायर के संपर्क से हटा लिए हैं, है ना। तो हीट तो मिल ही रहा है, तो गैस एक्सपैंड करेगा, तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा था, तो जब मैक्सिमम वॉल्यूम पे पहुंच गया, तो मैक्सिमम वॉल्यूम पे पहुंच गया तो क्या हो गया, अब हम उसको लोअर वाले के कांटेक्ट में रख देंगे, तो फिर से एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और सी से डी पे आने का रास्ता गैस पर अब वर्क होगा। अब वो इनर्शिया के कारण चक्का क्या होगा, घूमेगा, गैस पर वर्क करेगा, तो वो क्या होगा, फिर से आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। क्या होगा वो, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। अब ये जब आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो गया, 3 हो गया, और उसके बाद फिर से कहां पहुंच गया, डीए। कहां पहुंच गया, फिर से डीए। तो डीए क्या हो गया, डीए जो है आपका एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है, क्योंकि उसको फिर से संपर्क से हटा लिए, व्हील के इनर्शिया के कारण वो दब रहा है अभी। तो क्या हो गया, वो यहाँ पे इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल है, तो ये हो गया एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो ये 4 काम होता है, 4 स्ट्रोक कह सकते हैं इसको। दिख रहा है आपको, नीचे नहीं दिख रहा है, देखिए। तो ये क्या हो गया आपका, 4 स्ट्रोक है, किसका, कार्नोट इंजन का। और अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ए से बी पे आने का, बी से सी पे आने का, सी से डी पे आने का, डी से ए पे आने का, ये हम लोग देखते हैं। अब हम लोग मानेंगे कि ए पे प्रेशर पी ए है, वॉल्यूम भी ए है, वी पे प्रेशर पी बी है, वॉल्यूम भी बी है, सी पे प्रेशर पी सी है, वॉल्यूम भी सी है, डी पे प्रेशर पी डी है और वॉल्यूम भी डी है, और ए पे तो बता ही दिए, यही मान के चलेंगे, इसको नोट करिए आप। देखिए तो अभी जो हम लोग देखे 4 स्टेप, उस 4 स्टेप से ग्राफ बनाए, ये साइकिल, यही साइकिल वर्क डन के लिए जिम्मेवार होता है। यानी जो वर्किंग सब्सटेंस है, इसी साइक्लिक प्रोसेस से होते हुए वर्क डन क्रिएट करता है, आपको देता है, जो आप यूजफुल वर्क डन आपके लिए होता है। ये कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल से आप निकालेंगे हीट और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, निकल के आएगा। कार्नोट थ्योरम भी उसको कहीं कहीं कहा जाता है। तो होता क्या है कि जैसे देखिए ए से बी में आए, चूंकि फोटो हम सारा डायग्राम मिटा दिए, इसीलिए आप नोट किए हैं, तो सामने रखिएगा, तो आपको मिलाने में सुविधा होगा, क्योंकि सारा चीज जो बताएं उसी से यूज होगा। कि ए पे जब था वो हायर टेम्परेचर के कांटेक्ट में था, बी पे पहुंचा तो उसको हटा दिए, सी पे जब आया तो उसको लोअर वाले के संपर्क में रख दिए, है ना, और फिर से ए पे गया तो फिर हायर वाले के, तो ये साइकिल चलते रहता है। तो देखिए जो ए बी, तो सबसे पहले आप ए बी के लिए बात करिए। तो देखिए ए बी कैसा प्रोसेस है, ए बी आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ए बी। तो ए बी आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा, वर्क डन। तो आप जानते हैं ना आइसोथर्मल के लिए Q बराबर आप W लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W आप लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो इसीलिए यहाँ पे Q बराबर क्या लिख दीजिएगा, Q1। क्यों, क्योंकि यहीं पे हीट इनपुट हो रहा है। यानी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर वाले में संपर्क में से लगा हुआ था पिस्टन, और ये शुरुआत में ए पे,
तो यहाँ से इसको हीट मिल रहा है, तो हीट जब मिल रहा है तो ये इनपुट हीट है, यही इनपुट हीट है जो आपको हम बताए थे, याद करिए जब आपको हीट इंजन अभी बता रहे थे थोड़ा देर पहले। तो ये इनपुट हीट है Q1। तो ये जो इनपुट हीट Q1 है तो यही तो हमको निकालना है, तो ये वर्क डन के बराबर होगा। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? nRT ln फाइनल वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम। तो A से B पे आया है तो फाइनल वॉल्यूम VB और इनिशियल वॉल्यूम क्या? VA। ये हो गया इक्वेशन 1। क्या हो गया ये इक्वेशन? अब टेम्परेचर कौन सा भाई? तो A से B कितना टेम्परेचर है? TH, यानी हाइयर टेम्परेचर वाले रिजर्वायर के कांटेक्ट में है तो टेम्परेचर क्या हो गया? TH। ये AB का बात करिएगा। अब बात आप किसका करिएगा? BC का। BC का नहीं, पहले हम कर लेते हैं किसका? CD का। दोनों आइसोथर्मल वाला एक साथ कर लेते हैं। तो CD क्या है आपका? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो C से D में आया है तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि इसके बाद तो ये एडियाबैटिक है ना, तो हीट चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे आके हीट रिजेक्ट हुआ, इसको हम Q2 कहते हैं, है ना, जो रिजेक्टेड हीट है जो सिंक में गया है। तो क्योंकि यहाँ पे आके वो सिंक के संपर्क में, याद रखिए C पे क्या है, वो B से C पे आया, जैसे ही C पे पहुंचा तो उसको सिंक में सटा दिए। ध्यान दीजिएगा, सिंक में क्या किया? इसको कांटेक्ट कराया। तो जब सिंक में सटाए हैं उसको तो वहां पे वो सिंक को हीट देगा, पिस्टन वर्क करेगा गैस पर, तो उस समय जो कंप्रेशन होगा तो वो Q2 हीट रिजेक्टेड वाला क्या होगा? nRT TL लोअर टेम्परेचर। अब माइनस लगा रहे हैं, क्यों माइनस? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि निगेटिव वर्कडन है। वर्कडन ही तो हीट के बराबर है, देखिए वर्कडन ही तो हीट के बराबर है, W1 और W2 कह देते हैं इसको हम लोग। माइनस nRT ln फाइनल वॉल्यूम बटा इनिशियल वॉल्यूम। तो देखिए C से D पे आने में फाइनल वॉल्यूम VD है, VD, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है? VC। माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि गैस कंप्रेस हो रहा है, निगेटिव वर्क डन है, तो इसीलिए हीट भी क्या होगा? निगेटिव में होगा। तो जब ये माइनस साइन है ना, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो C ऊपर चला जाएगा, D नीचे आ जाएगा, लॉग है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से कि जो आपका Q2 रिजेक्टेड हीट है वो किसके बराबर है? बोलिए, nRT ln, बस माइनस को अंदर ले गए हैं, तो माइनस को अंदर ले गए हैं तो क्या होगा? VC बटा VD, VC बटा VD। तो ये जब हो गया VC बटा VD तो इसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए और इसको इक्वेशन 1 कहे हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप डिवाइड करिए, तो 1 को 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा? Q1 बटा Q2, nR मर जाएगा, क्या बचेगा भाई? और ये कौन सा टेम्परेचर? लोअर टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करता है, कब? जब वो सिंक के कांटेक्ट में रहता है, TL यानी लोअर टेम्परेचर TL उसके कांटेक्ट में रहता है, तो ये TL। तो क्या बचेगा? TH बटा TL और क्या? ln VC बटा VD डिवाइडेड बटा ln क्या? VD बटा VC, सॉरी VB बटा VA। क्या किए हैं पहले हम? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किए ना, सॉरी गलत लिख दिए। nR से nR कट गया, TH ln VB बटा VA। यहाँ पे क्या लिखेंगे? VB बटा VA, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? TL है तो VC बटा VD। ये आ गया। अब ये आगे काम आएगा, इसी से रिलेशन निकालेंगे। यानी आइसोथर्मल का दोनों कंप्रेशन और एक्सपेंशन से हम लोग इक्वेशन लिख दिए। यानी एक्सपेंशन हाईयर टेम्परेचर पे हो रहा है, कांस्टेंट है TH, और कंप्रेशन लोअर TL, यानी जब सिंक के संपर्क में रखते हैं। तो अब देखिए चारों स्टेप में सिंक के कांटेक्ट में कहाँ रखे हैं, वहां से आइसोथर्मल वाला चालू हुआ होगा। अब क्या है? अब आप बात करिए किसके लिए? BC। तो BC क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है BC। तो BC जब आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो इसके लिए आप क्या लिखिएगा? PC एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है? क्योंकि हमको टेम्परेचर और वॉल्यूम को ही रिलेट करना है। यहाँ पे प्रेशर तो यहाँ पे कोई यूजफुल है नहीं, इसीलिए टेम्परेचर वॉल्यूम। तो याद करिए TV पे पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट होता है ना, जानते होंगे आप, या आप एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो देखिए B से C, तो जब वो B पे होगा तो उसका टेम्परेचर होगा TH। A से B तक याद करिए हाईयर टेम्परेचर वाले रिजर्वायर के संपर्क में होता है, B पे पहुंच जाता है उसका संपर्क हटा देते हैं हम लोग, है ना। तो B और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? VB पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ से? जब वो C पे पहुंचेगा तो ये वाला प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो C पे पहुंचेगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T लोअर।
फिर लोअर वाले के संपर्क में कर देते जब सी पे आता है तो, और Vc पे पावर गामा -1, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब D से A का बात करिए, तो D से A का बात करिएगा तो DA कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक ही है लेकिन कॉम्प्रेशन वाला, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है तो क्या करिएगा, D से A में एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में D से A कॉम्प्रेस हुआ है ना, तो पहले इसको लिखते हैं। तो A पे कौन सा टेम्परेचर है, हाइयर, A पे रिजर्वायर हाइयर टेम्परेचर के संपर्क में रहता है। रिजर्वायर के मतलब जो पिस्टन है, जो सिस्टम है हमारा, वो हाइयर टेम्परेचर के संपर्क में, तो TH, और वॉल्यूम क्या है, VA पे पावर गामा -1, और यहां पे क्या है भाई, लोअर टेम्परेचर है, और VD पे पावर गामा -1। ये हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 3 और 4, तो देखिए TH से TH कट जाएगा, TL से TL कट जाएगा, क्या बचेगा, VB बटा VA पर पावर गामा -1, और इधर क्या बचेगा, VC बटा VD पर पावर गामा -1, बच गया ये। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट सेम है, क्या लिखेंगे रिलेशन से, VB बटा VA इज इक्वल टू क्या लिखेगा, VC बटा VD, VB बटा VA बराबर VC बटा VD। तो VB बटा VA बराबर लिखिएगा VC बटा VD, तो VB बटा VA और VC बटा VD सेम है, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, सो आप इस रिलेशन को यूज करके क्या लिखिएगा कि Q1 बटा Q2 बराबर क्या, TH बटा TL। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो इफिशियंसी है वो किसके बराबर है, 1 - Q2 बटा Q1। देखे थे हीट इंजन का इफिशियंसी 1 - Q2 बटा Q1, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सो अब हम क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - TL बटा TH, Q2 बटा Q1, Q1 बटा Q2, TH बटा TL। तो ये हो गया, यही इतना ये सीखने के लिए हम ये काम कर रहे थे। TL बटा TH, TL क्या है, सिंक का टेम्परेचर, और TH क्या है, सोर्स का टेम्परेचर। तो यही कार्नोट साइकिल है, ये थ्योरम कार्नोट थ्योरम कहलाता है। इस थ्योरम को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्नोट थ्योरम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्नोट थ्योरम। और यहीं से हम ये लिखते हैं, हीट दिया हुआ है तो, और वर्क और अगर टेम्परेचर दिया हुआ है तो। और ध्यान रखिएगा जो TL और TH क्वेश्चन में लीजिएगा मस्ट बी इन केल्विन, वो किसमें होना चाहिए, केल्विन। तो ये था हीट इंजन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको शायद ही यूट्यूब पे कहीं मिले, आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। बार बार आप एक बार में नहीं समझते, चीजों को बहुत तोड़ तोड़ के बताया गया, बार बार देखिएगा, फिगर बना के आप खुद से उसको करके देखिएगा तो आप फील कर पाइएगा, फील करिएगा तो सीख गए। रटने की बात नहीं है, हम भी कुछ रट के बोर्ड पे नहीं आते हैं, हम भी कर करके ही आगे बढ़ते हैं। तो ये दिमाग में सेट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, बहुत तोड़ के। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें ये आपको बताया गया है इतना तोड़ के, इतना डिटेल में कि ये कैसे आता है आखिर में। तो सारे जो है आपका इतना डिटेल में, कुछ लोग बताते हैं लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताते, इतना डिटेल में जो बताया गया है इसका फायदा आपको मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन जेई में, नीट में, मेडिकल में हर एक साल लगभग पूछा जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज मेरा एम था कि हम हीट पंप जो है खत्म कर देंगे, रेफ्रिजरेटर, लेकिन ज्यादा हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ेंगे। अभी एक वीडियो और करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो आज पढ़े इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अभी हम लोग केवल निकाल के लाए हैं बस, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग हीट पंप और रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर डालिए। फिर से मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, इसका क्वेश्चन करेंगे, इसको एक बार पढ़ के रखिएगा, ठीक है, रिवाइज करके रखिएगा, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा एप्लीकेशन है, वहां पे दूसरा स्टेटमेंट निकल के आएगा, क्लॉजियस स्टेटमेंट। नोट कर डालिए इसको।